एक बात तो ये कि इस समय के लिए किसी नए मेटाफोर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वांग है, नौटंकी है। एक्चुअली स्वांग और नौटंकी दोनों कला के रूप हैं और उनसे इनकी तुलना करना दरअसल उस कला का अपमान करना होगा। मेरा ये मानना है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा महान होते हैं कि वो आने वाले दिनों के लिए क्रिया, विशेषण, उपमान और संज्ञा सब कुछ बन जाते हैं। जैसे ये थे श्री नटवरलाल जी, हमें उनके साथ जेल में रहने का सौभाग्य मिला। वो उपमान बन गए, वो प्रतीक बन गए, वो संज्ञा बन गए। अब आपको किसी को अगर ठग कहना है तो उसको नटवरलाल कह देना काफ़ी है। मुझे लगता है कि अगले दौर में ये दौर श्री मोदी के नाम के लिए ही पर्याप्त होगा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उतना ही बोलने से काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसे समय आते हैं जब भाषाएं फेल हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो ठीक ये वैसा ही युग है। एक बात तो मैं ये टिप्पणी करना चाहता था और दूसरी बात अंधेरे पर बहुत ही काव्यात्मक तरीके से नलिन भाई ने यहाँ पर रखा है। मैं उतना काव्यात्मक नहीं होना चाहता, केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अंधेरे के साथ जो पक्की गारंटी की बात है वो ये कि उसको खत्म होना होता है। अंधेरा अमर नहीं होता, अजर नहीं होता, अंधेरा कालजयी नहीं होता। सिर्फ प्रकाश जो है वही भविष्य है, वही सत्य है, वही निरंतरित है। हम पृथ्वी को भी देख लेते हैं कि हमारे एक पक्ष में घूम जाने की वजह से सूरज कहीं नहीं जाता, सूरज वहीं रहता है। इसलिए अंधेरे के साथ जो बिल्कुल पक्की बात है वो ये कि उसका खत्म होना पूरी तरीके से तय है। हमारे दौर को अंधेरे का दौर कहा जाता है। हालांकि अब आश्चर्य होता है कि मुक्तिबोध ने किस दौर को अंधेरे का दौर कह दिया था। अगर आज होते तो पता नहीं क्या कहते हो, लेकिन ये अंधेरे का दौर तो है। लेकिन उस अंधेरे की कुछ विशेषता है और उनमें से पहली विशेषता ये है कि उन्होंने भाषा के साथ खिलवाड़ करके अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके इस अंधेरे को प्रकाश का पर्यायवाची बना दिया है। जिसको भक्त कहा जा रहा है ना, वो एक ऐसा समुदाय है जो गंभीरता के साथ इस बात में विश्वास करता है कि ये अंधेरा ही असल में रोशनी है, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि अमर उजाला ने ये छापा है कि इतनी वस्तुओं पर से हमने ये वाला टैक्स, कौन से वाला टैक्स था, उत्पाद शुल्क हटा दिया है। सीमा हाँ, सीमा शुल्क मतलब अब बाहर से आएगा तो उसको हटा दिया। इससे हमें बहुत फायदा हुआ। मुझे हमारे गांव की एक कहावत आई, उसने कहा कि बब्बा मर गए, बहुत खुशी की बात है, एक खटिया खाली हो गई कम से कम। तो इस तरीके का सोच के हम लोग हंस रहे हैं, हमें ये बहुत हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी फौज तैयार कर दी है जो वाकई में इस बात में विश्वास करती है कि हाँ, यही सही मामले में उजाला है। इस अंधेरे के दौर की दूसरी खास बात यह कि सर्वव्यापी है, सर्वग्रासी है। इसने किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा। वो हमारी संस्कृति पर हमला कर रहा है, वो हमारी परंपरा पर हमला कर रहा है, वो हमारे रीति रिवाज पर हमला कर रहा है, वो हमारी जीवन शैली पर हमला कर रहा है, वो हमारे खान पान पर हमला कर रहा है, वो हमारे परिधान पर, पहनने की सोच पर हमला करता है। वो हर जगह पर अपने इस अंधकार को फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि जिस तरीके से वो ढालना चाहता है उस तरीके से उसको ढाला जा सके। इस अंधेरे की एक और खास बात है, और जो हर अंधेरे की खास बात होती है कि वो किसके फायदे में होता है। अंधेरा अक्सर उनके फायदे में होता है जो उजालों से डरते हैं और जो अंधेरे में अपने कामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आंकड़े गिनाने की आवश्यकता नहीं है कि 1992 में एक सज्जन अपने 5 भाइयों के साथ अहमदाबाद की एक चौल में रहा करते थे। 5 लाख रुपए से उन्होंने एक कंपनी शुरू की थी 1992 में। उसके बाद एक सज्जन गुजरात के मुख्यमंत्री बन के जाते हैं और वो रातों रात गुजरात के नंबर 1 हो जाते हैं, क्योंकि सड़कें, पानी, बिजली, सारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम उनको सौंप दिया जाता है। और जब वो दिल्ली आते हैं तो उनके साथ वो दहेज में दिल्ली भी आ जाते हैं और वो दुनिया के दूसरे नंबर के हो जाते हैं। अंधेरे की ज़रूरत इसलिए है ताकि इस तरीके की तमाम सारी चोरियों को छुपाया जा सके।
उनके बारे में भी मैं विस्तार से जाऊंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, और चूँकि यहाँ इस सभागार की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति बहुत पर्याप्त संख्या में है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि जिस आयोजन में महिलाएं बैठी हों वहाँ पर क्वालिटी टाइम ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिजूल की बातें कम बोली जानी चाहिए, सार की बातें ज़्यादा बोली जानी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ से लौट के कहीं और जाना है, उन्हें लौटकर अपने घर जाना है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे काम, जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर है। इसलिए मैं बिना किसी विस्तार के केवल एक बिंदु पर कहना चाहता हूँ, सर्वव्यापी है, सर्वग्रासी है वगैरह वगैरह, केवल एक आधार लेते हैं हम कि, और वो आधार है हमारा संविधान, जिसके बारे में अभी कहा गया कि वो संवैधानिक फांसीबाद डालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरे में है इस वक्त हमारा संविधान, एक किताब के रूप में, एक समझ के रूप में, एक चेतना के रूप में, एक उपलब्धि के रूप में। हमारा देश बहुत रोचक देश है। इस देश में न होंगी तो कम से कम 19,000 के आसपास ऐसी भाषाएं, 19,569 जिन्हें मातृभाषा का दर्जा दिया गया है, मातृभाषा। 22 ऐसी बड़ी भाषा है जिन्हें हमने अपने संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में कबूल किया है। दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित बोली जाने वाली भाषा है तमिल, जो हमारे देश में पाई जाती है। दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से संथाली भी है, और भी है, भीली भी है, आदिवासियों की भाषाएं तो बहुत पुरानी है। लेकिन और इन भाषाओं में इतना समृद्ध साहित्य है, कविता है, कथा है, उपन्यास है, नाटक हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लाखों किताबें हैं, लाखों साहित्य की ऐसी उपलब्धियां हैं जो इन भाषाओं में धरा के इस हिस्से पर पाई जाती हैं। लेकिन भारत का संविधान इन सारी किताबों से एक मामले में पूरी तरीके से भिन्न है, और वो भिन्नता ये है कि ये इस जमीन पर लिखी गई पहली किताब है जिसमें ये लिखा गया है कि सारे लोग बराबर होंगे। जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, लिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर किसी भी तरीके का ऊंच नीच नहीं होगी। जिसमें ये लिखा गया है कि कोई भी अगर ऊंच नीच का व्यवहार करने की कोशिश करेगा तो वो दंडनीय अपराध होगा। ये बहुत बड़ी बात। और ये जो 251 पेज की किताब, जिसमें किसी जमाने में 395 धाराएं हुआ करती थी, आज 470 धारा हो गई, ये केवल 166 सिटिंग्स पर नहीं लिखा गया। ये केवल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बीच में तैयार हुआ ग्रंथ नहीं है। 1857 से लेकर 1947 तक लगातार पूरे देश भर में एक विमर्श चला, बहस चली, मंथन चला। खास तौर से 1919 के जलियांवाला बाग के बाद से अगर हम इतिहास पर नज़र डालते हैं तो जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे हों, चाहे वो कम्युनिस्ट बन चुके थे 1920 में उनके नेतृत्व में चल रहे हों, चाहे वो समाजवादी आंदोलन के नेता हो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो बाद में आए, उनकी धारा के नेतृत्व में चल रहे हों, चाहे वो भगत सिंह की एक धारा हो, चाहे वो चाफेकर बंधुओं की एक धारा हो, चाहे वो अनुशीलन हो, युगांतर हो, ये जितनी भी धारा है वो धाराएं लड़ रही हैं, मुकाबला कर रही हैं, अपने अपने तरीके से आज़ादी की मांग कर रही हैं। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की खास बात यह है कि वो दो काम एक साथ कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, कुर्बानी भी दे रहे हैं, फांसी के तख्ते पर भी जा रहे हैं, लेकिन बहस भी कर रहे हैं। वो 23 साल का नौजवान भगत सिंह किस तरीके के विषयों पर चर्चा करके गए हैं। वो किताब नहीं लिख रहे हैं, वो बहस कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में चिंता है कि आज़ादी मिल जाएगी तो क्या होगा। गांधी अलग अलग जेलों में है, नेहरू अलग अलग जेलों में है, 9-9 साल तक, 11-11 वर्षों तक जेल में है, लेकिन इसके बाद भी वो समसामयिक मुद्दों पर तो संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन विश्व इतिहास की झलक भी लिख रहे हैं। बेटी के नाम, पत्र के नाम पर भारत और दुनिया के बारे में क्या प्रगतिशील सोच होना चाहिए उसको भी लिख रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस भी यही काम कर रहे हैं। तो हमारी खास बात ये थी कि हमने लड़ाई भी लड़ी और बहस भी की। ये बहस 3 डायमेंशनल थी, 3 आयामी थी। पहली तो ये थी कि इस बात पर चर्चा थी कि हम गुलाम क्यों हुए।
ये अचानक से इस देश में 5000 वर्षों में अनगिनत कबीले आए हैं, सब यहीं पर बस कर रह गए। दुनिया का शायद ही कोई कबीला हो जो हमारे देश में न आया हो, यहाँ पर न रहता हो। दुनिया का शायद ही कोई धर्म हो जो इस ज़मीन पर 1000, 2000, 2500 साल पहले नहीं आया हो और आज भी यहाँ पर न रहता हो। लेकिन अचानक ये प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज आए और उन्होंने हमको गुलाम बनाकर रख लिया। ये कैसे हुआ? पहली बहस ये थी। दूसरी बहस ये थी कि अब इनसे अगर आज़ाद होना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। और तीसरी बहस ये थी कि अगर आज़ाद हो जाएंगे तो क्या करना होगा। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, मैं आपको कुछ दृष्टांत दूंगा कि जिनकी वजह से हमें इस संविधान में वो तमाम सारे प्रावधान करने पड़े। मार्च 1857 की लड़ाई के बारे में लिखते हैं और उसमें दो चीज़ों पर वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इस देश में ग्राम समाज इतना कटा हुआ है। एक बात तो ये कि वो अपने आप में आत्मनिर्भर है, वो एक व्याख्या है। लेकिन दूसरी व्याख्या है कि वो इतना कटा हुआ है कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन राजा कौन बादशाह। महीने गुजर जाते हैं, उसको मालूम नहीं पड़ता कि राज किसका चल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर राज करने वाले उसके गांव में मौजूद हैं। एक पुरोहित काफ़ी है, एक व्यापारी काफ़ी है, एक जमींदार काफ़ी है और ये 3 लोग काफ़ी है उसके। वो तो इसलिए वो जो मंत्रा वाला जो श्लोक है ना, जो दोहा है, कोई नृप होए हमें कहानी, ये जो अलूफनेस है, ये जो अलगाव है जनता का देश के प्रति, उस अलगाव को तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए उसे ये एहसास कराना पड़ेगा कि ये हमारा देश है, ये तुम्हारा देश है। दूसरी बात तो लोगों ने ये महसूस की कि हम गुलाम इसलिए हुए कि हम विकास की एक अवस्था के पहुंचने के बाद भी उसको निरंतरित नहीं रख पाए और लुटेरों ने आके हमको लूट लिया। तो हमें विकास का भी इस तरीके का रास्ता चुनना पड़ेगा जो आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता हो, जिसकी वजह से डिपेंडेंस नहीं आती। तीसरी बात ये महसूस की गई कि हमें बीच बीच में जो 1857 के बाद इस देश में ने खास तौर से देखा वो ये कि ये जो फूट डालो राज करो की जो नीति है, जिसके आधार पर वो जनता को उस तरीके से विभाजित करना चाहते हैं जैसे वो जनता कभी नहीं रही, इसको भी हमें रोकना होगा और उसके लिए भी कुछ न कुछ प्रबंध करने पड़ेंगे। हमने सार्वत्रिक मताधिकार, हर एक बालिग को वोट डालने का अधिकार होगा। जब स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार दुनिया के कई देशों में नहीं था, उस वक्त इस देश में दिया गया। 21 साल में वोट डालने का अधिकार होगा, हर एक लोग वोट डाल सकेंगे। इस तरीके से और धीरे धीरे करके हमारा एक संविधान एक रोचक किताब है। उसमें न केवल आज क्या होगा ये लिखा गया है, बल्कि आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए और सरकार को भी किस तरीके से चलना चाहिए, इसके बारे में भी व्याख्या की गई है। और ठीक वही चीज इस देश का गारा और सीमेंट है। 1947 की 15 अगस्त को भारत में 954 से ज़्यादा रियासतें हुआ करती थी जो भारत का हिस्सा नहीं थी, जिन्हें भारत का हिस्सा बाद में बनाया गया। उनके अपने सिक्के चला करते थे, उनकी अपनी सेनाएं होती थी, उनके अपने झंडे हुआ करते थे। इसके बारे में विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं, आपको मालूम। इस संविधान ने उन्हें जोड़ा। इस संविधान ने भारत को एक भौगोलिक राजनीतिक अस्तित्व के रूप में न केवल लेकर आया, बल्कि 75 वर्षों तक अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, अगर हमारे देश में बर्मा या जिसको आजकल म्यांमार कहा जाता है उसके जैसा संकट नहीं आया, अगर हम श्रीलंका जैसी आफतों में नहीं फंसे, तो उसकी वजह यह है कि हमारा गारा और सीमेंट भारत के संविधान के रूप में था। ठीक वही आज खतरे में है। सबसे बड़ा अंधेरा उस पर जाने की कोशिश कर रहा है, उसको अपने ग्रास में लेने की कोशिश कर रहा है। वो उसको किताब के रूप में रखा रहने देंगे, लेकिन व्यवहार के रूप में उसको पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके मिटने का मतलब केवल आज का संकट नहीं है, आज का राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि 5000 साल में जो थोड़ी बहुत शराफत और शिष्टाचार हमने सीखा था, 1857 के बाद से जो संस्कार हमने सीखे थे, जिन नतीजों पर हम पहुँचे थे, उनको भी पूरी तरीके से नष्ट कर देने की कोशिश है। इसलिए ये अंधेरा ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा दूरगामी है। ये संकट केवल तात्कालिक नहीं है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। अब इसमें बड़ी बहस की जा सकती है, कैसे हो गया, किन की गलती है, किन की वजह से आया, बहुत सैद्धांतिक बहस की जा सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उस समय है जब आपके गांव पर भेड़िए टूटते हैं, तब आप ये नहीं पूछते कि वो किसकी वजह से आए हैं, कौन नौता देकर आया था। तब आप लाठियाँ लेके उन भेड़ियों को भगाने के लिए जाते हैं।
जब गांव में आग लगती है तो आप ये नहीं पूछते कि किसकी माचिस की किसकी बीड़ी से लगी है, पहले उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये कैसे आए, ये संकट किस तरीके से आया, इस पर विचार होता रहेगा, लेकिन फिलहाल इससे हमें मुक्ति पानी है तो एक व्यापकतम एकजुटता को लाना पड़ेगा और यही सबसे बड़ा संकट है इस पर। उन्होंने एक सिनिकल सोसाइटी तैयार किया, झक्की समाज, और वो झक्की समाज केवल उनके अनुयायियों में भी नहीं है, हम में भी है। उन्होंने ऐसी पश्चिमती, ऐसी निराशा, ऐसी उदासी का वातावरण बना दिया है कि हम जो लड़ रहे हैं, हम जो जीत रहे हैं, हमारे अंदर भी रहता है कि अरे इससे क्या होगा, वो तो जीतेगा तो वही, वो इतना कुटिल है, इतना शकुनी है कि कुछ भी कर लो जीतेगा तो वही। और उसका मीडिया चूंकि मतलब उनके पास है, तो आप जो खुद लड़े, खुद जीते, उनसे भी उस तरीके के एहसास को उन्होंने छीन लिया। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात जो इस दौर का सच है। 1997 में एक किताब आई थी, उसका नाम था, किताब आना शुरू हुई थी, उसका नाम था हैरी पॉटर। बहुत सारे लोगों ने उसको बच्चों की किताब मान के पढ़ा नहीं, वो दरअसल बच्चों की किताब नहीं थी, बड़े लोगों के लिए थी। अभी भी कहीं मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा, वो 7 खंडों में। उसमें एक कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का नाम था डिमेंटर्स। वो डिमेंटर्स हिंदी में जब उसका ट्रांसलेशन किया गया तो उनका नाम रखा गया दमपिशाच। वो डिमेंटर एक खास तरीके के प्राणी होते थे। उनकी खास बात ये होती थी कि जब वो माहौल में आ जाते थे तो उस माहौल में जितने भी लोग थे उन सारे लोगों का उत्साह छीन लेते थे, उनके मन में उदासी भर देती थी। उनकी मौजूदगी काफ़ी होती थी, पश्चिमत करने के लिए अब कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं। और वो जिनके साथ वो चिपक जाते थे या जिनको वो छू लेते थे, उनकी आत्मा ले जाते थे और उनकी देह बसती थी केवल। चारों तरफ डिमेंटर्स हैं इस वक्त। हम मीडिया को गाली देते हैं, मीडिया दिखाऊ पढ़ाऊ मीडिया, ये जो प्रिंट और मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है, जो विजुअल मीडिया है, केवल ये मीडिया नहीं है, एक भड़काऊ मीडिया भी है, एक लड़ाऊ मीडिया भी है, एक बिगाड़ू मीडिया भी है। ये जो बाबा बैठे हुए हैं ना, जिन पर 10-10 लाख लोगों की भीड़ लग रही है, वो भी उनका मीडिया है। ये जो यूनिवर्सिटीज में कोर्स बदले जा रहे हैं, ये जो टीचर्स की भर्ती की जा रही है, ये भी उनका मीडिया है। वो हर तरीके से हमारे 24 घंटे के हमारे संस्कार पर कब्जा करके, हमारे सोच विचार पर कब्जा करके डिमेंटर्स को बिठा रहे हैं। और हम भूलते चले जा रहे हैं कि अरे अभी तो हम लड़े थे, अभी तो हम जीते थे, हराया जा सकता है। लेकिन वो आपसे आपकी जीत की खुशी को छीन ले जाते हैं। और यही वजह है कि ये जो डिमेंटर्स हैं, ये डिमेंटर्स आज, ये दमपिशाच आज पूरे देश में एक निराशा के अनुत्साही वातावरण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हैरी पॉटर के उपन्यास में उस डिमेंटर्स का इलाज क्या होता है, तुमने पढ़ा है हैरी पॉटर? उसमें इलाज ये होता है कि जब डिमेंटर्स आपके पास आ रहे हैं तो अपने मन में अपनी खुशियों को याद कीजिए, आपके जीवन में जो उत्साह के पल घटे हैं उनको याद कीजिए। आप जो अच्छा प्रेम करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो आपकी सकारात्मक भावना है, उनको याद कीजिए, तो अपने आप गायब हो जाते हैं। इसलिए इन डिमेंटर्स को अगर भगाना है तो हमें सकारात्मक तरीके से याद करना होगा उन उपलब्धियों को जो हमारी हैं। और इसमें मैं भगत सिंह की बात नहीं करूंगा, लाला लाजपत राय की बात नहीं करूंगा, पुराने जमाने में नहीं ले जाऊंगा। इन्हीं के ज़माने में हमने उन तमाम सारी उपलब्धियों को, कामयाबियों को हासिल किया है जिनके बारे में सारे लोगों ने कहा था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। किसान आंदोलन 13 महीने 18 दिन तक, जब हम उसके समर्थन में दिल्ली की बॉर्डर से लौटकर अपने इलाकों में जाते थे और गांव-गांव में जाकर मीटिंग लेते थे, तो जो साथी माइक लगाते थे, मीटिंग करते थे, जुलूस निकलवाते थे, वही बाद में चाय पीते हुए हमसे ये पूछते थे कि कुछ निकलेगा? ये तो भ्रष्ट आदमी है, मानता नहीं है किसी की। मतलब लड़ने वालों के मन में भी ये आशंका थी कि कुछ होगा कि नहीं होगा। 715 लोग शहीद हुए वहाँ पर, लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में वही हुआ कि उनको, ब्रह्मा जी को टेलीविज़न पर आकर ये घोषणा करनी पड़ी कि इन तीनों कानूनों को वापस किया जाता है। ये जीत है कि नहीं है?
अमेरिका के अखबार पढ़िए, जर्मनी के अखबार पढ़िए, ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक और WTO के नेतृत्व में चलने वाला जो मीडिया है उसको पढ़िए। उसने कितना शोक मनाया था कि किसानों की बात को मान लिया गया है, इससे आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा। वो एक बड़ी जीत थी, हम ही लोगों ने लड़के जीती है। 2019 में 4 लेबर कोड बने थे और उन चार लेबर कोड को लागू करने की हर 4 महीने बाद घोषणा की जाती है कि अप्रैल से लागू हो जाएंगे, अक्टूबर से लागू हो जाएंगे, जनवरी से लागू हो जाएंगे। लेकिन आज तक वो 4 लेबर कोड्स को लागू नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये किसान 13 महीने 18 दिन तक दिल्ली की बॉर्डर पे डटे हुए थे, उसी तरीके से इस देश की सारी ट्रेड यूनियंस उन 4 लेबर कोड्स के सवाल पर मोर्चे पर डटी हुई हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो उसको लेकर आए। पार्लियामेंट में पास करा चुके लेकिन उसको लागू नहीं कर पाता। NRC CA का कानून भी तो ले आए थे, वो पारित भी करा लिया, लेकिन आज तक उसको लागू नहीं कर पाए क्योंकि वो ये जानते हैं कि कोरोना के बावजूद, कोरोना में हटा दिए गए थे शाहीन बाग, लेकिन वो जानते हैं कि कोरोना के बावजूद भी अगर वो इसको लागू करेंगे तो वो फिर उसके बाद जो होने वाला है इस देश में उसको वो संभाल नहीं पाएंगे। क्या अपने आप बुद्धि चैतन्य हो गई उनकी? नहीं, ये वो शानदार लड़ाई थी जिस शानदार लड़ाई की इस देश के सैकड़ों वर्षों में कोई मिसाल नहीं है। हम जीते थे। JNU में क्या हुआ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में क्या हुआ, जामिया में क्या हुआ। ये वो विद्यार्थी थे जिन्हें हम खारिज कर चुके हैं। हम ये मानते हैं कि ये नौजवान पीढ़ी तो कुछ करती नहीं है, अब किसी काम की बची नहीं है। ये वो विद्यार्थी थे जिन्होंने न केवल उनकी प्रोपेगेंडा के खिलाफ, न केवल उनके दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बल्कि उन्होंने उस लड़ाई को, पुलिस की लाठियां, आज भी जेल में पड़े हुए हैं लोग बाग कुछ, तो ये जो विद्यार्थी पूरे के पूरे लड़ने के लिए आए, क्या वो सकारात्मक नहीं है? उन्होंने सरकार को एक हद तक थामा कि नहीं थामा। तो ये वो जीते हैं जिन जीतों के जरिए हम लोगों ने ये साबित किया कि हम न केवल लड़ सकते हैं बल्कि हम जीत सकते हैं। लेकिन उनके डिमेंटर्स घूम रहे हैं, अरे कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये बच्चियां जो थी जंतर मंतर वाली, पहले तो जिस दिन कर्नाटक के चुनाव में उनमें थोड़ी सी ठीक ठाक पिटाई होती है तो फिर उसके बाद अमित शाह जी आते हैं लौट के। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिला? आपने प्रधानमंत्री जी को किसी से मिलते हुए देखा आज तक? ये केवल उनकी आलोचना नहीं है, ये उनके अंदर का इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो कभी किसी से आंख मिला के बातचीत नहीं कर सकते। किसी डेलीगेशन से वो आज तक नहीं मिले, किसी सर्वदलीय बैठक में वो आज तक नहीं आए। लेकिन अमित शाह जी को भेजा उन्होंने, क्या एकदम से उनको होश आ गया था कि ये बच्चियां परेशान हो रही हैं जंतर मंतर में बैठे बैठे? नहीं, उन्हें मालूम पड़ा था कि उसकी प्रतिक्रिया इस देश भर में जो हो रही है। इस देश, ये वो देश है जिसे RSS और BJP वाले कभी समझ नहीं पाएंगे। ये वो देश है जहाँ पर स्त्रियों के प्रति, खास तौर से बच्चियों के प्रति अंतर में, हमारे मानस में, हमारे जीवन शैली में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे संस्कार में संवेदना है। जब उन्हें लगा कि इसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो रात के वक्त मीटिंग बुलाई। ये बड़ी बात थी। जो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं थे उन्होंने उसकी मीटिंग बुलाई। दूसरे दिन से मीडिया में क्या है, उनका क्या है, लड़कियां झुकी, आंदोलन वापस ले लिया, वापस हो गई, अमित शाह से बात हो गई, उनकी नौकरी जाने वाली थी रेलवे की, फलाना फलाना। लड़कियों ने जवाब क्या दिया? लड़कियों ने कहा कि रेलवे की नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा मान सम्मान, हम न झुके हैं। ये मीडिया वाले जो है वो झूठ बोल रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, उनको वापस लेना चाहिए, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने हमसे 15 जून तक का समय मांगा है, हमने वो समय दिया है कि 15 जून तक वो कार्रवाई करेंगे। धीरे धीरे करके पहले वो झुके और झुकने के बाद धीरे धीरे करके उन्हें वो कार्रवाई करनी पड़ी जो अभी तक वो नहीं कर रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR पर मुकदमा अदालत में नहीं जाएगा, पुलिस जांच में ही उसको ठीक कर दिया जाएगा, इस तरीके की योजना थी। लेकिन बाद में उनको झक मारकर वो सब करना पड़ा और जो पोक्सो की धारा दिल्ली वालों ने हटा दी है, 55 पेज का स्पष्टीकरण देने के बाद अगर वो अदालत में जाता है तो जिस तरीके के इंटरनेशनल रेफरीज के भी बयान आ रहे हैं, उन बयानों के बाद आप निश्चित मानिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ अदालत में कड़ाई के साथ कुछ न कुछ कार्रवाई होने वाली। लेकिन उन्होंने आपकी खुशी छीन लिया आपसे, उन्होंने भ्रम फैला दिया। उनके जितने भी डिमेंटर्स हैं, अरे लड़कियां भी बेचारी थक के बैठ गई, जबकि लड़कियां सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी हैं।
तो ये जो हमारी उपलब्धियां हैं, ये जो हमारे उजाले हैं, इन उजालों को वो अपने मीडिया के जरिए पूरी तरीके से न केवल ढकना चाहते हैं, बल्कि उनके हाथ से, हमारे हाथ से उस खुशी को भी छीन लेना चाहते हैं। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन 2 नई चीज़ें नोट कीजिए इस पूरी जमावट में, जो आज से पहले कभी नहीं हुई। पिछले 1000-1500 साल में ऐसा है मेरे पास, है मेरे। पिछले 1000-1500 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी लाखों की संख्या में महिलाएं आई हों और महीनों तक सड़कों पर, चौराहे पर बैठी रही हूँ। एनआरसी सीए में ये हुआ है। पिछले अनेक वर्षों में कभी ये नहीं हुआ जब खिलाड़ी आंदोलन करने के लिए मैदान में कूदे हों, ये हुआ है। और ये केवल हुआ नहीं है, बल्कि आप साक्षी मलिक का और विनेश फोगाट का अगर पुराना कैरेक्टर देख लें, मतलब पुराना पॉलिटिकल स्टैंड देख लें, तो आप ये पाएंगे कि ये वो जनरेशन है, ये वो लोग हैं जो मोदी जी पर फिदा थे। ये रियलाइजेशन का दौर है, ये बड़े हिस्से में स्वीकारोक्ति का दौर है कि हमसे कुछ गलती हो गई है, हमसे कुछ मिस्टेक हुई, लेकिन हम उस खुशी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और यही बात है कि इन लड़ाइयों की खास बात को अगर हम उस तरीके से नहीं ले पाएंगे, तो इसके बाद आने वाले दिनों में इन लड़ाइयों को तीव्र करने की जो कोशिशें होने वाली है, उनको भी, उनके महत्व को भी हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ये जो 75वीं सालगिरह मनने वाली है आज़ादी की, देश के 550 से ज़्यादा किसान संगठनों ने ये फैसला लिया है, जिसके बारे में आज उत्तर प्रदेश में भी मीटिंग हो रही है लखनऊ में, और उन्होंने ये फैसला लिया कि 14 अगस्त की रात को हर एक गांव में अलख जगाया जाएगा, उनके लोकगीत गाए जाएंगे, और उन लोकगीतों के गाने के साथ साथ 14 तारीख की रात के 12 बजे तक जागते हुए सारे किसान इस बात को मांग करेंगे कि देश को तोड़ने वाले और देश को बेचने वाले इस देश से बाहर जाओ। इतनी बड़ी लामबंदी इस देश में पहले कभी नहीं हुई होगी, वो दिखेगी नहीं आपको आज तक पे एनडीटीवी पर बराबर, लेकिन उन्होंने फैसला लिया, सब ने मिलकर फैसला लिया। और यही फैसला ट्रेड यूनियंस का भी है, यही फैसला विद्यार्थियों का भी है कि मतलब एक जगार पैदा करेंगे, एक अभियान पैदा करेंगे, उसमें जाएंगे। अभी महिलाओं की संसद लगी थी दिल्ली में, महिला संसद ने फैसला लिया है कि वो भी कुछ मुद्दों को लेकर एकजुट होकर वो लोग जाएंगे। ऐसी एकता कभी नहीं बनी आज से पहले। और ये एकता केवल मैदानी एकता नहीं है, केवल संघर्षों की एकता नहीं है, ये एक राजनीतिक एकता, राजनीतिक कंसोलिडेशन के रूप में भी आ रही है। कर्नाटक में क्या हुआ, कितना उग्र प्रचार किया गया, ऐसा प्रचार कभी इस देश में नहीं हुआ। बाल ठाकरे साहब ने भी नहीं किया था। बाल ठाकरे साहब को 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, वोट डालने से भी रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने धर्म के सांकेतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे थे। भाई साहब ने क्या नहीं किया, भाई साहब हर आम सभा की शुरुआत करते थे जय बजरंगबली से, और आखिर में तो इतने ज़्यादा डेस्परेट थे कि वो ये कहा करते थे, मैं नरेंद्र मोदी आपसे कह रहा हूँ कि जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो ईवीएम की मशीन पर खड़े होकर पहले बजरंगबली का नाम दें, उसके बाद ईवीएम का बटन दबाएं। बजरंगबली को इतनी गुस्सा आई कि कर्नाटक में अंजनाद्री नाम के गांव में वो पैदा हुए थे, ऐसी कन्नड़ रामायण मानती है, उसके आसपास की 6 विधानसभा सीट पर बीजेपी को हरा दिया। उन्होंने कहा ऐसी तैसी, उन्होंने कहा पहले राम को बेचकर आए थे, मेरे साथ भी यही करोगे, तो उन्होंने किया। मतलब मेरा ये कहना है कि काम नहीं आया उनके, वो मजबूत इलाका था। विजयनगर नाम का जिला है वो, अंजनाद्री मतलब अंजना के नाम पर है, जो उनकी माँ जिन्हें कहा जाता है। तो इस देश में बहुत सारी रामायण है, कहीं वो कर्नाटक वाले वहाँ पर हम्पी के पास पैदा हुए हैं, उत्तर प्रदेश वाले कहीं और पैदा हुए, मध्य प्रदेश वाले कहीं और पैदा हुए होंगे, लेकिन वो कार्ड चला नहीं उनका। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि उसके बाद उनको ही झटका नहीं लगा, बल्कि उनके जो आका हैं उनको भी झटका लगा। और ऑर्गेनाइजर में पिछले सप्ताह के एडिटोरियल में, ऑर्गेनाइजर मतलब आरएसएस का मुखपत्र है, हालांकि जब वो फंसते हैं तो कहते हैं ये हमारा मुखपत्र नहीं है, लेकिन वो मुखपत्र है। उसमें उन्होंने लिखा कि सरकार को और पार्टी को, बीजेपी को ये समझना चाहिए कि अब अकेले नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, अब अकेले केवल हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं जा सकता। यू हैव टू डिलीवर,
लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप आपको लोगों को कुछ न कुछ देना होगा, राहत देनी पड़ेगी, नीति बनानी पड़ेगी, काम करने पड़ेंगे। उनको भी झटका लगा। लेकिन आप जानते हैं चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से तो नहीं जाता। 13 जून को हारे, 14 जून को वो दोबारा से लेकर आए, समान नागरिक संहिता बनाएंगे। अरे तुमने ही अभी बनाई थी। 2016 में मोदी जी के आने के बाद विधि आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन जारी करके पूरे देश भर की जनता से राय मांगी कि हम समान नागरिक संहिता बनाना चाहते हैं। 2 साल तक 57,000 से ज़्यादा, 75,000 से ज़्यादा राय आई। 2 साल तक विधि आयोग ने विचार किया और विधि आयोग ने विचार करने के बाद, आपके विधि आयोग ने विचार करने के बाद 2018 में ये कहा कि वर्तमान ये वक्त ऐसा नहीं है जब सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक जैसी नागरिक संहिता बनाया जाना वांछनीय या उपयोगी हो। आप ही के विधि आयोग ने कहा। लेकिन आपको अभी 5 साल पहले कहा, तो 5 साल में क्या बदल गया? तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि यू हैव टू डिलीवर, और दूसरी तरफ वो कम्युनलाइजेशन का, क्योंकि ये ऐसी सरकार है। अब्राहम लिंकन ने भी कभी कहा होगा कि वी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन ये ऐसी सरकार है जिसने उस पूरी की पूरी कहावत को तब्दील करके बदल दिया। ये ध्रुवीकरण के द्वारा सरकार है। उन्हें हर सवाल पर ध्रुवीकरण को छोड़कर और कुछ नहीं आता, और इस गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए भारत के सभ्य समाज को कि वो ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान के बीच में करते रहे। वो ध्रुवीकरण के लिए किसी भी सिक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब साक्षी मलिक और विनेश फोगाट बैठी रहती हैं जंतर मंतर पर और वो वहाँ से नहीं हटती, तो वो उनको भारत की खिलाड़ी मानने से इनकार कर सकते हैं और जाट बता सकते हैं कि ये जाट है, और जाट के खिलाफ ठाकुरों को इकट्ठा होना चाहिए। वो कभी और संकट में फंसते हैं तो दूसरों के खिलाफ खुद को कर सकते हैं, और वो खुद भी जब संकट में फंसते हैं तो गुजरात की जनता को अचानक मालूम पड़ता है कि मोदी जी ओबीसी हैं, और मोदी जी पर की गई टिप्पणी जो है ना, पूरे ओबीसी समुदाय पर की गई टिप्पणी मानी जाएगी। तो वो ध्रुवीकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरीके के ध्रुवीकरण को वो लेकर आए हैं। लेकिन कर्नाटक के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि अब उनकी ये सारी चीज़ें चलने वाली नहीं है। ये बात और आगे बढ़ी है। अभी कल मीटिंग हुई है पटना में, और पटना में 17 दल वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और उसमें ऐसे ऐसे दल भी इकट्ठा हुए हैं जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता कि ये लोग कभी एक साथ बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा, वो तो किसी के साथ भी नहीं बैठ पाते। अखबार कह रहे थे कि सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी एक ही मंच पर बैठेंगे क्या। अखबार कह रहे थे कि ये वो जो उनकी देवेगौड़ा की पार्टी है वो और फलानी पार्टी एक साथ बैठेगी क्या। लेकिन हमने उन तमाम सारी चीज़ों को मिथ्या साबित करते हुए ये साबित कर दिया कि नहीं, हम एक साथ बैठेंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि जब आग लगती है तब गंगा जी नहीं जाया जाता गंगा जल का पानी लेने के लिए। जैसा भी पानी मिलता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हैंडपम्प का मिलेगा तो हैंडपम्प का, कुएं का मिलेगा तो कुएं का, पोखर का मिलेगा तो पोखर का, बाल्टी का मिलेगा तो बाल्टी का। इस वक्त सारे पानी को एकजुट करने की आवश्यकता है, राजनीतिक रूप से नहीं, राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि भारत एक देश के नाते और भारत एक विरासत के नाते जो भी कुछ सकारात्मक है उसको अगर बचाना है तो एकजुट करना होगा, और वो लड़ाई आगे बढ़ रही है। किसान आंदोलन ने सबको एकजुट किया, CAA NRC ने सबको एकजुट किया, विद्यार्थी संगठनों ने सबको एकजुट किया, और उसके बाद ये जो एक ताकतवर राजनीतिक मुहिम चली है वो भी सारे लोगों को एकजुट करेगी। बस आखिरी बात है मेरी, जीत के एहसास को अगर आपको ठीक तरीके से ड्रिबल करते हुए गोल की ओर ले जाना है तो उनके नैरेटिव में फंसने से बचना पड़ेगा। उनका नैरेटिव क्या है? उनका नैरेटिव क्या है? उनका है मोदी के आगे कौन। मोदी नहीं तो किसको लेकर आओगे? हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली में नहीं रहते। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में चुनाव नहीं होता, या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चुनाव होता है, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जिसको बहुमत मिलता है या जो जिस गठबंधन को बहुमत मिलता है वो मिलकर फिर अपना नेता चुनती हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है। लेकिन उन्होंने उस पूरे नैरेटिव को बदल दिया। आपसे यही कहेंगे अच्छा बात मान ली तुम्हारी, बहुत गलती हो गई होगी, मोदी के मुकाबले कौन है? तो पहली बात तो इस नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा कि मोदी जी ने कोई बहुत सारे कद्दू
उखाड़ लिए हैं इस देश में, उपलब्धियां की हैं। और दूसरी बात ये भी बताना होगा कि नहीं, इस देश ने जब जब ऐसे मुकाम आए हैं बिना किसी नेता को सामने किए हुए भी समाधान निकाल ले। जिस इमरजेंसी की बात यहाँ पर की जा रही थी, उस इमरजेंसी में 20 महीने तक हमें भी जेल में रहने का मौका मिला। 19 साल के भी नहीं हुए थे। और जो हमारे नेता थे कॉमरेड शैलेंद्र शैली, वो तो गिरफ्तारी के वक्त भी 18 साल के पूरे नहीं थे। 20 महीने तक हम लोग रहे। और बहुत सच्ची बात यह कि समझ में नहीं आता था कि होना क्या है। जब मार्च में छूट कर आए थे हम लोग, जब चुनाव चल रहे थे, तब समझ में नहीं आ रहा था कि होगा क्या, ये जाएंगी कि नहीं जाएंगी। कोई नेता सामने नहीं था। लेकिन 1977 में इस देश की जनता ने फैसला दिया। उस फैसले के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये फैसला कर लिया गया। 1989 में भी यही हुआ, किसी नेता को सामने रख के प्रचार नहीं हुआ। 96 में भी यही हुआ। देवेगौड़ा साहब को खुद नहीं मालूम था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या, किसी को नहीं मालूम था, लेकिन वो बने। उसी के साथ 2004 में तो ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। बहुमत नहीं मिला था, लेकिन इसके बाद भी सरकार बननी है। कौन बनेगा, शायद मनमोहन सिंह जी को भी नहीं मालूम था कि वो बनने वाले हैं। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। और इस देश की तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों को भी विश्वास नहीं था कि वामपंथी पार्टियां बाहर से समर्थन देने का भी काम कर सकती हैं। लेकिन एक स्थिति पैदा हुई, एक रास्ता निकला और नेता चुना गया। उसी तरीके की स्थिति 2024 में पैदा होगी। ये केवल सद्कामना नहीं। मैं मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ, आपके बीच में भोपाल से, और इस बात को आप दर्ज करके रख लीजिए। मैं रमेश दीक्षित जी बैठे हुए हैं, वो हमारे गुरु हैं। आज से 50 साल पहले वो ग्वालियर में स्टूडेंट फेडरेशन की जिस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिए प्रकाश करात के साथ आए थे, ठीक 50 साल पहले 1973 में, उस कॉन्फ्रेंस में हम उस ज़िले की SFI के कार्यकर्ता के रूप में चुने गए थे। इतने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा से नहीं बनने वाली। इस कदर डिस्क्रेडिट है वो। और किसी की हमदर्दी नहीं है। जिस पार्टी की सरकार बनने वाली है उसके प्रति किसी की हमदर्दी नहीं है। कोई लाहलोट नहीं हो रहा कि हाँ इसकी सरकार बन जाएगी। बस उन्होंने तय किया हुआ है कि इसको हराना है, इस कंस मामा को हराना है, शकुनी मामा को हराना है। और जाहिर सी बात है कि डिफ़ॉल्ट में वो पार्टी जीतेगी। और एक बहुत ही रोचक बात मैंने सुनी, अमरकंटक के पास के एक आदिवासी गांव में बैठकर जब हम लोग वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, उनने कहा इस बार तो थोड़ी तैयारी के साथ हराना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले वो पिछली बार 15-20 लोगों का ही बहुमत था तो 25-30 इनने खरीद लिए थे। अब की बार इतना लंबा हराना चाहिए कि ये किसी को खरीद ही नहीं पाए। ये कॉमन मैन का डिटर्मिनेशन है। ये कमलनाथ या दिग्विजय सिंह या राहुल गांधी की पदयात्रा विदयात्रा का नहीं है, ये कॉमन मैन का डिटर्मिनेशन है। क्योंकि वो किस भाषा में बोल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन वो किस तरीके की पीड़ा सह रहा है, इतना आक्रोश हम लोगों ने 1977 में ही देखा था, जो मध्य प्रदेश की कहानी है। तो आज पूरे देश भर में जिस तरीके का उबाल है, वो उबाल एक मतलब ऐसा है जो इस बात की गारंटी देता है कि अंधेरे चिरायु नहीं है, अंधेरे अजर अमर नहीं है, अंधेरों को मिटाया जा सकता है। और अंधेरों को मिटाने के लिए, जैसे कि मैंने पिछली बार भी शायद यहाँ कहा था, कि ये सब मत देखिए, ये वो रवीश कुमार भी कह चुके हैं, टेलीविज़न मत देखिए। एक बहुत प्यारा सा शेर है जिनका कहना है कि जुगनुओं का साथ लेकर राह रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सुबह हो जाएगी। सूरज के रोशनी की बजाय ये जो किसान बैठे 715 मर गए, कुछ महिलाओं की मौत हो गई, कुछ और लोग चले गए, इन संघर्षों के जरिए जिस तरीके के जुगनू निकल कर आ रहे हैं उनको देखिए। और मुझे लगता है कि उनको देखते हुए हम इस भारत को, जो बहुत ही अंधकार की अमावस में धकेलने की कोशिश की जा रही है, हम इसको दोबारा से उस रोशनी में ला पाएंगे। बिल्कुल आखिरी में बात है कि इसमें हम क्या करेंगे। जिन कॉमरेड को याद करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और जिनके बारे में दोनों ही वामपंथी धाराओं के साथियों ने अर्जुन प्रसाद जी के बारे में बहुत अच्छी बात की, हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों की बड़ी पेशी होती है कि तुम क्या कर रहे हो, बंगाल में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, और होनी भी चाहिए। लोग विश्वास करते हैं। मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत रूप से एक आर्टिकल में भी मैंने लिखा था कि इस देश की जनता राम को माफ़ कर सकती है, वाम को कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि उसको मालूम है कि राम तो शायद है,
लेकिन उसको मालूम है कि वाम पक्के से है और ये हमारा ही आदमी है। तो ये अगर थोड़ी सी भी शिथिलता करेगा, थोड़ा सा भी ढीलापन करेगा तो हमको माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए हमें 24 घंटे उनकी आंखों पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। ये वाम क्या कर रहा है? ये वाम वही कर रहा है जो इसने आज तक किया। क्या किया इसने? यही धारा थी जिसने, जब इस देश की जनता, जब इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज़ादी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं थी, 1921 में यही धारा थी, यही पार्टी थी अर्जुन प्रसाद जी की पार्टी, जिसने कहा था पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होगा। जब इस देश के सर्वोच्च नेता महात्मा गांधी जी ने उस बात से वो डर गए थे या मुकर गए थे या उनको लगता था कि अभी वो समय नहीं आया, तब 1928 में एक कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, जिसमें एक बार फिर इस प्रस्ताव को लाया गया और एक बार फिर वो प्रस्ताव गिर गया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 50,000 कलकत्ता के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को जब ये सूचना मिली कि पूर्ण स्वतंत्रता वाला प्रस्ताव गिर गया है और सुभाष चंद्र बोस भी उनके पास में पहुँचे कि कुछ करो, तो वो सारे के सारे लोग 50,000 की संख्या में आके कांग्रेस के पंडाल के बाहर आके बैठ गए और उन्होंने कहा था कि जब तक ये प्रस्ताव पारित नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ से उठ के जाएंगे नहीं। महात्मा गांधी को उनके बीच में आकर बोलना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हाँ, हम इस प्रस्ताव को पारित करते हैं। ये वो धारा है जिसने इस देश को पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई न केवल प्रस्तावों के रूप में लड़ी बल्कि कुर्बानी की। ये वो धारा है जिसने आज़ादी के बाद इसमें जितनी भी नीतियाँ बनी हैं, वो संविधान में या कोर्ट्स में या कानून की किताबों में किस स्याही में दर्ज है वो देख लीजिएगा बाद में, लेकिन दरअसल वो इस धारा के, अर्जुन प्रसाद जी की वामपंथी धारा के साथियों की खून की स्याही से दर्ज है। ये जो लैंड सीलिंग का एक कानून बना, भूमि सुधार का जो कानून बना, ये तेलंगाना के, पुनप्रा वेलार के, ये तमाम सारे लड़ाके थे जिन्होंने आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी लड़ाई लड़ के सरकार को ये महसूस करा दिया कि अगर समाधान कानून के जरिए नहीं निकलेगा तो ये समाधान दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हो, पूरी नेशनलाइज्ड पूरे पब्लिक सेक्टर की एक पूरी की पूरी धारा हो, एक पूरी का पूरा ढांचा हो, इस सबको बनाने में भी काम किया। इस देश में धर्मनिरपेक्षता, इस देश में जातिवाद आधारित राजनीति का मुकाबला करने के मामले में भी यही धारा थी। ये वो खरा सिक्का है जिसने आज तक कभी इस देश की जनता को धोखा देने का काम नहीं किया। बंगाल की कितनी सीट्स जीतते हैं, पार्लियामेंट में कितना पहुंचते हैं, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये निर्णायक नहीं है। अर्जुन प्रसाद जी की पार्टी ने इस देश में कैटलिस्ट का काम किया है, उत्प्रेरक का काम किया है। उत्प्रेरक का काम ये होता है कि वो अपनी शक्ति से ज़्यादा स्थिति को प्रभावित कर सकता है, गति दे सकता है, गतिशीलता को बढ़ा सकता है, हौसला बढ़ा सकता है। वह काम करते करते इन सारे संघर्षों में आप देख लीजिए, ये किसान आंदोलन के पीछे कौन था? बहुत सारे नाम टेलीविज़न पर आपको दिखते होंगे। किसान आंदोलन की 6 बॉर्डर्स थी। टिकैत साहब का झंडा जो है वो 2 बॉर्डर्स पे था, सिंगू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे। बहुत सारे सिख संगठन आपको दिखे होंगे, उनके झंडे केवल 2 बॉर्डर पे थे, टिकरी बॉर्डर पे और सिंगू बॉर्डर पे। बाकी सिर्फ ये लाल झंडे थे अखिल भारतीय किसान सभा के, जो 6 बॉर्डर पे थे और जिनके बारे में उनके सारे नेताओं ने भी माना कि चाहे कटाई का सीजन हो, चाहे शादियों का सीजन हो, जब भी पंडाल खाली होते हैं तो बाकी बहुत सारे संगठन गायब हो जाते हैं, लेकिन ये हमेशा टिके रहते हैं। अभी एक मेरे मित्र ने जो इंजीनियर है, लखनऊ भी आते जाते रहते हैं, उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करके कहा कि आप लोग जानते हैं आप लोगों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? तो मैंने उसको गिनाया कि किसान आंदोलन है, तेन। उसने कहा नहीं, CAA NRC का आंदोलन पूरे देश भर में नहीं चलता अगर वामपंथी उनके साथ नहीं होते तो। उन्होंने एक ज़िले का नाम लिया जो उत्तर प्रदेश का ज़िला था। उन्होंने बताया कि वहाँ हमारे उस पूरे आंदोलन को कोऑर्डिनेट करने वाले केवल 5 कॉमरेड्स थे, लेकिन हम जानते हैं कि अगर वो 5 नहीं होते तो हम, चूँकि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए हम चौथे 5वें दिन बढ़ गए होते और आंदोलन पूरा ख़त्म हो गया होता। उन्होंने हमको संगठित होकर आंदोलन को चलाना सिखाया। इस देश की माइनॉरिटीज, इस देश के दलित,
इस देश के इंटेलेक्चुअल्स, ये तमाम सारे लोग मानते हैं। और कैटालिसिस का काम क्या होता है, वो कैटालिसिस का काम हम आज भी कर रहे हैं। कैटालिसिस का काम ये रहता है, जो मोदी जी भी जानते हैं, कि एक नींबू काफ़ी होता है उनकी पूरी कढ़ाई के दूध को जमा के उसका दही जमाने के लिए। इसलिए ये कैटालिसिस अर्जुन प्रसाद जी की पार्टी अपने संघर्षों के जरिए, अपनी कोशिशों के जरिए इस बात की कोशिश करेगी कि इस पूरे देश की जनता का मेहनत का जो दूध है वो दही के रूप में तब्दील हो, और उनका जो रायता है वो ठीक तरीके से फैलाया जाए। यही आने वाले दिनों में हम लोग करने वाले हैं। हौसला लेकर जाइए, अंधेरे चिरायु नहीं है, अंधेरे स्थायी नहीं है, अंधेरे टूट रहे हैं, उन पर थोड़ा सा और ज़्यादा चोट करने की आवश्यकता है। ख़ास तौर से उनके प्रचार के खिलाफ अपनी बात को लोगों के बीच में ले जाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जीतेंगे। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया।